जुले स्तोपदानले जुले आशीष आप जुले जी। थोड़ा अपना परिचय दे देंगे? जी जी जी, मेरा नाम सेवांग स्तोपदान और मैं अलची गाँव का रहने वाला हूँ और अभी मैं अलची गाँव का हेडमैन हूँ, जिसको हम गोबा बोलते हैं जी। अच्छा, तो ये गोबा क्या होता है? थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइए इस गोबा जी जी, सिस्टम के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारे गांव से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन पूछ के और डॉक्यूमेंट्री ही समझिए, इसको रिकॉर्ड में रखने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत लेकिन आप गोबा सिस्टम का बारे में थोड़ा बताइए। जी जी, यहाँ पे जो है ये गोबा सिस्टम जो है लद्दाख में शायद मेरे ख्याल से 300-400 साल पुराना सिस्टम है। और लद्दाख में जो है यहाँ पे आप 3-4 रीजन्स है, नुब्रा, चंगथांग, ले और शम। मैं शम एरियाज़ का यहाँ इस एरिया का मैं गोबा एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरे इलाके में इस शम रीजन में 22 रेवेन्यू गोबास है। सारे गोबास का मैं एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ और हम जो है वो मतलब महीने में एक बार हम यहाँ खलसी ब्लॉक में हम मीटिंग्स बुलाते हैं और गोबा से रिलेटेड अपने गाँवों से रिलेटेड गाँवों के ट्रेडिशंस कस्टम्स के बारे में हम चर्चा करते हैं वहाँ पे भी। अच्छा, और गाँव के स्तर पे क्या फंक्शंस होते हैं आपके? बस जी ये करिकुलम रहता है, 12 महीने का प्रोग्राम होता है यहाँ पे और पूरे साल कुछ ना कुछ यहाँ पे इवेंट्स होता रहता है यहाँ गाँव में। जिस तरह से आप समझिए यहाँ पे जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ पे सोविंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले हम साका मनाते हैं। साका कहते हैं कि मतलब गाँव के जो नदी का जो पानी है उसको इरिगेशन कैनल में लाने के लिए वो रिलीजियस रिचुअल्स करते हैं, पूजा परफॉर्म करके फिर उसके बाद गाँव को हम पानी लाने देते हैं। फिर उसके बाद जो है वो सोविंग सीज़न का काम शुरू हो जाता है यहाँ पे और उसमें जो है वो ट्रेडिशनल कस्टम्स और इसी के मुताबिक हमने यहाँ पे लोगों को बता देते हैं कि इस तरह से जो है ओल्ड ट्रेडिशन को आप लोगों को कायम रखना है और इस जो खेती बाड़ी का काम है वो पुराने ज़माने में कैसे चलते आ रहा है उसी तरह का अभी कायम रखने के लिए हम बोलते हैं लोगों को। वो तो सोइंग हो गया, उसके बाद सोविंग हो आगे? गया। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखिए आप विंटर में एक तो हमारा लोसर होता है, न्यू ईयर जो बुद्धिज़्म का। न्यू ईयर में क्या हुआ था यहाँ पे पहले एक हफ्ते का प्रोग्राम होता था, मतलब जनवरी 1 से 7 तक का 7 दिनों का प्रोग्राम होता था, लेकिन बीच में ये सब कुछ सिस्टम ख़त्म हो गया था। तो मेरे गोबा बनने के बाद इस साल मैंने 2024-5 में जो लोसर का जो सिस्टम है वो नए सिरे से एक हफ्ते का जो प्रोग्राम है वो एक दिन में मैंने शॉर्ट करके उसको एक दिन में दिखाने की मैंने प्रोग्राम किया था। वो चीज़ अलग सा था। और जो यहाँ पे समर में आर्चरी कंपटीशन लोगों का मतलब एक किस्म का गेट टुगेदर हुआ करते थे लोगों में, एक जगह बैठ के खा पी के गुल मिल के गाना शाना गा के एक दूसरे के इंटरेक्शन सेशन के तौर पे यहाँ पे आर्चरी कंपटीशन हुआ करता था। और वो चीज़ भी यहाँ पे 5-6-10 सालों से वो ख़त्म हो चुका था। तो हमने सभा में गाँव के लोगों को कम्युनिटी को हम बुला के वहाँ पे, तो मेरे अंडर जो मेरे जो 4 असिस्टेंट्स हैं जिसको हम मेंबर कहते हैं, हम सब मिल के हमने मतलब ये डिसीजन लिया था कि आज के बाद पिछले साल 2024 से तो ये आर्चरी का जो कंपटीशन जो प्रोग्राम है उसको हमने स्टार्ट किया था। तो उससे पहले हर मोहल्ले में वहाँ कंपटीशन हुआ करते थे पहले। तो गाँव के बीच में गाँव के लेवल में एक बड़ा सा मेगा आर्चरी कंपटीशन हुआ करता था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया था। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम जो पुराने कल्चर्स और ट्रेडिशन को फिर से लाने का मैं अपने तौर पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आज। अच्छा, और इसके जी अलावा जैसे सुना है क्योंकि विलेज हेडमैन मुखिया के होने के नाते आपको जैसे झगड़े सुलझाने का सामाजिक जी और जो चीज़ें होती हैं, जी 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 विकास वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही आती हैं? गाँव का जो है ना जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो डिपेंड करते हैं गोबा पे। अब कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं, जो डिस्प्यूट होते हैं 2 फैमिलीज़ में या 2-3 फैमिलीज़ में, उसमें क्या आ जाता है कि सबसे पहले हमारे पास आएंगे नंबरदार के पास। अगर हमसे अगर वो उतना ऐसा केस भी नहीं होता है कि हमसे हो नहीं पाएगा। मैंने इसी साल ही मैंने 2-3 डिस्प्यूट्स को मैंने रिजोल्व करके चुपचाप मैंने केस को ख़त्म कर लिया था अपने लेवल पे। अगर तब भी अगर कोई क्रिटिकल होगा, अगर कोई ऐसा कोई मसला होता है जो आगे हमने फॉरवर्ड करना होता है, तो उस सूरत में लिख के देना पड़ता है। गोबा की लिखे बगैर वहाँ वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते हैं, आगे केस को आगे नहीं ले सकते। आगे जाने से भी फिर उसके बाद कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट वाले फिर पूछेंगे गोबा को
कि आप अपने लेवल पे एक बार फिर से कोशिश करो इसको रिजोल्व करने की। घुमा फिरा के फिर गोवा के पास आ जाते हैं, इसलिए सब कुछ जो है दरबा मदर वो गोवा पे है। और जैसे ज़मीन और पानी का भी आपका बंदोबस्त जो है वो सब कुछ हमें पता होता है कि हमारा जो बाउंड्री जो है हर एक गांव का, हर एक नंबरदार को हर एक गांव के बाउंड्रीज़ के बारे में वो डिफाइन होता है कि यहाँ से यहाँ तक का हमारा इलाका है। और उस एरिया को बचाए रखने के लिए वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है विलेज हेड का। उसको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। पिछले साल की बात है कि यहाँ पे हमारे यहाँ गांव में क्रेशर प्लान लगाने का वो गवर्नमेंट का कुछ स्कीम था यहाँ पे, और 2-3 आदमी मेरे पास आए थे, कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, वो लोग बोलता है कि आप लोग एनओसी मुझे दे दो, हम यहाँ पे क्रेशर प्लान लगा दें। फिर उसके बाद मैंने कहा ये मेरे लेवल की बात नहीं है, मैं अपने गाँव वालों से मैं पूछूँगा, अगर गाँव वाले अगर कम्युनिटी अगर मान गए तो ठीक है, आपको हम एनओसी दे देंगे, अदरवाइज़ मैं इसमें डिसीजन नहीं ले पाऊँगा। तो मैंने सारे लोगों को इकट्ठे करके उसमें यह तय किया गया था कि इससे हमारे एनवायरनमेंट जो है माहौल को ख़राब करेंगे और इससे हेल्थ पे, ह्यूमन एनिमल्स के हेल्थ पे भी उसका असर पड़ेगा। तो हमने इसको प्लांट्स को हमने नहीं देना है, लगाने नहीं देना है बोल के हमने रिजेक्ट किया था उसको। अच्छा, और पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपका जैसे फुल पावर। अब किसको पानी कितना में पानी? हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले तो सब कुछ स्टार्टिंग में गोबा को ही वो मैनेज करना पड़ता है। छुरपुन होते थे पुराने ज़माने में, हमारे गाँव के एक ही छुरपुन होता था, तो उसको एक फैमिली के पहले तो वो बाले देते थे वहाँ पे, पैसे के बजाय, पैसा होता था ही नहीं था उन दिनों, तो बाले देते थे। मुझे याद है जब जब मेरे बाप दादे के ज़माने में एक घर का मालिक कम से कम 5-6 किलो अनाज देते थे उसको इकट्ठे। अभी ये है कि जब से मैंने नंबरदार का चार्ज संभाल लिया 2023 से, तो तब से हमने 2 आदमी को पे करके 2 बंदे को हमने पानी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में जिम्मेवारी डाल के दिन रात, सुबह से लेकर शाम तक, और रात को भी इवन वो डिस्ट्रीब्यूशन में पहली वो छुरपुन काम कर रही है। उससे नंबरदार का जो हेडेक है वो काम होता है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पूरा छुरपुन लेता है। और जो गरीब हो, अमीर हो, जिसके घर में आदमी हो ना हो, सबको बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पानी मिलेगा, कोई चिंता नहीं होता उसमें। अच्छा जी और जैसे आपने एनवायरनमेंट की बात की पहले, जी तो कुछ नए नियम भी आपने बनाए हैं? क्योंकि आजकल तो जैसे गार्बेज का कूड़े हाँ। का बहुत प्रॉब्लम है, जी, जी, टूरिस्ट जी। आ रहे हैं तो वो भी करते ये हैं, अच्छा तो उस सवाल सब के पूछा बारे आपने। में आपने कुछ कहा? अच्छा सवाल पूछा। यहाँ पे अलची जो है वो, अलची में लद्दाख में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, मेरे ख्याल से 90% टूरिस्ट हमारे गांव से होके जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे गाड़ियाँ आती है, व्हीकल्स आती हैं, बसेस, टैक्सीज, और लोग आके यहाँ पे हमारे यहाँ नदी नालों दरिया के किनारे पे जाके कपड़े धोना, नहाना, ये सब कुछ करते थे। तो जब से मैंने चार्ज लिया था, मैंने एक तो हेड वाक पे, जहाँ से हमारा पानी का रिसोर्स होता है गाँव के ऊपर, वहाँ पे गाड़ी वाड़ी धोना, कपड़े धोना मैंने टोटली बंद कर दिया था। इवन हमारे जो अलची गाँव वालों के लिए भी मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। मैंने कहा नाले के किनारे पे, नदी के किनारे पे कोई कुछ नहीं करेगा, कपड़े शपड़े गंदा नहीं करेगा, ताकि नदी का जो पानी है वो इरिगेशन कैनल से आके नीचे आके हम पी सके उसको। हमारे ज़माने में उन दिनों तो टैप वाटर नहीं थे, नलके का टैप वाटर हम उन दिनों नहीं थे। जहाँ से भी पानी आके जिस घर से हो कि भी नाले से पानी जाते थे, वहाँ से पानी पीते थे लोग। मैंने कहा उस तरह का माहौल हम बनाएंगे, तो बोल के अभी पूरा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अब यहाँ पे जो नीचे पर जो नाले से पानी आते हैं वो आप पी सकते हो, अभी कोई वो टेंशन नहीं है। और कम्युनिटी के लेवल में हमने ये किया है कि ये श्रमदान जिसको कहते हैं, कम्युनिटी सर्विस, सारे गाँव वाले मिल के साल में कम से कम 2 या कम से कम 2 बार श्रमदान कम्युनिटी को पूरा इन्वॉल्व करके हमने सफाई में लगा देते हैं पूरा कम्युनिटी को। अभी तो यहाँ पे है फॉर्चुनेटली सेग्रीगेशन सेंटर यहाँ पे ससबोल में है। गार्बेज जो है हफ्ते में एक बार यहाँ से उठा के ले जाते हैं, वहाँ सेग्रीगेट करके वो लोग रीयूज़ करते हैं वहाँ पे ये चीज़। अच्छा, ये आखिर में एक बात बताइए कि आपका इतना महत्वपूर्ण यहाँ रोल है गोवा का, जी और इतना सारा कर भी रहे हैं आप, जी जी लेकिन सुना है कि सरकार की तरफ से उतनी मान्यता शायद अभी नहीं है। मतलब आपका रेवेन्यू रोल तो शायद ये नंबरदार एक्ट में है, लेकिन बाकी इतनी सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, उसकी मान्यता अभी हो रही है या और कुछ करने की ज़रूरत है? जी जी। अब ये है, इसमें जम्मू कश्मीर नंबरदार एक्ट में उन्होंने उसके मुताबिक वो लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद, 60 साल तक आप नंबरदार बन सकता है। 60 साल के बाद कोई भी बंदा नंबरदार नहीं बन सकता है,
क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहते हैं कि आपको 700-800 रुपये महीने का देते हैं नंबरदार को, वो कहते हैं कि हम आपको पे कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं जब नंबरदार बना था, मैंने कहा था एसडीएम को, मैंने कहा आप 700 रुपये मुझे दे रहा हो, जबकि मैं महीने में 7,000 रुपये खर्चा कर रहा हूँ कम्युनिटी के लिए। मुझे कोई हैरान की बात है, यू पे मी 700 रुपीज़ आर नॉट, दैट इज़ नॉट मैटर। मैं कहता हूँ मैंने गाँव के लिए जब काम करना है तो मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस चीज़ को हमने मीटिंग्स में भी चर्चा किया था और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने लिखा भी है वहाँ पे कि लंबरदार, जम्मू कश्मीर लंबरदार एक्ट को आप लोग हटाइए, क्योंकि अब तो यूटी बन गया है। यूटी में हर चीज़ अभी रूल्स रेगुलेशन चेंज हो गया है, लंबरदारी एक्ट को भी आप लोग चेंज कर दो बोल के हमने वहाँ लिखा है। उम्मीद है कि मुझे कि ये लोग जल्दी हमारे इस केस को कंसिडर करेंगे। उसको बदल के क्या लाना चाहिए? उसको बदल के हमने कहा एज लिमिट नहीं होना चाहिए था उसमें। हाँ, एज लिमिट नहीं होना चाहिए था। कोई भी बंदा, जब फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल आप लीजिए, मैं आई वाज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, आई वाज रिटायर एट द एज ऑफ 60। अब अगर मैं कम्युनिटी के लिए कुछ सर्विस देना चाहता हूँ तो इन सर्विस तो मैं दे नहीं पाता था। अब सर्विस के बाद अगर 10 साल मुझे अगर चांस दे दो तो 10 साल कम से कम कम्युनिटी के लिए मैं सर्विस दे दूँगा। जबकि मैंने ये इस बात को मैंने रेस किया था हेड क्वार्टर में भी और सोशल मीडिया में भी मैंने रेस किया था। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब 70-80 साल बन के वहाँ पे देश को चलाएगा, तो गवर्नर जो है 80 साल गवर्नर यहाँ पे लद्दाख को चलाएंगे, तो एक नंबरदार एक गाँव में 60 साल नंबरदार क्यों नहीं चला सकता है? इस बात को मैंने आगे भी मैंने चर्चा किया था और आइंदा भी मैं करता रहूँगा अगर एज लिमिट को इन्होंने ख़त्म नहीं किया तो। और दूसरा ये कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन और नियम के हिसाब से यहाँ पे पंचायत भी लगी है। जी। अभी तो आजकल नहीं है, लेकिन वैसे पंचायत जी है। जी जी तो पंचायत को तो पूरी मान्यता है, लेकिन गोवा सिस्टम को शायद मान्यता नहीं जी, है। तो जी, उसके जी। बारे में भी कुछ मांग की है आप? इसमें ये है सर, एक चीज़ इसमें बहुत कन्फ्यूजन लोगों में पहले से ही थे और पंचायत आने के बाद आप जिस गांव में लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं तो पता है उनको कि नंबरदारी एक्ट जो है वो बहुत पुराना है। गांव का जितने भी सिस्टम होता है, शादी का हो, पानी का हो, रिचुअल्स हो, रिलीजियस सेरेमनी का हो, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना होता है गोवा को। अब पंचायत में क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से जो फंडिंग आता है, पंचायत का जो फंड्स है उसको यूटिलाइज करने के लिए सरपंच होता है। अदरवाइज़ गांव के कामकाज में कोई रोल नहीं है सरपंच का। जी, हम कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ गोवा। तो इसकी मान्यता होनी चाहिए। जी जी जी, ये है डिफाइंड है, अलग है अपना काम, उसका पंचायत का क्या काम है और हमारा क्या काम है वो डिफाइंड। जी और पिछले साल शायद आप लोगों ने एक एसोसिएशन भी बनाया सारे ले डिस्ट्रिक्ट के लोगों। जी जी इसके जी। बारे में कुछ? ये बहुत खुशकिस्मत की बात है। जब मैंने जब नंबरदार का चार्ज लिया था 2022 में जून में जब लिया था, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में हमारा ले में एक मीटिंग्स हुआ था जिसमें कि 2-3 NGOs कल्पर वीक्स और सोनोलिपर कंजर्वेंसी और SLC, उन तीनों ने सारे लद्दाख के रेवेन्यू गोवास को वहाँ पर इकट्ठे बुला के रेजिडेंशियल वर्कशॉप वहाँ 3 दिन का किया था। तो उसमें फ़ायदा हमें ये मिला था कि हमने हर एक नंबरदार को ये पता चला कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे ले में जितने भी मतलब टूर ट्रेवल्स का है, टूरिज़म का अलग सा रजिस्ट्रेशन है, तो हर एक का था एसोसिएशन। तो गोवा का उन दिन 2022 तक कोई एसोसिएशन नहीं बना था। वहाँ पे उस मीटिंग में ये चर्चा हुआ था कि गोवा एसोसिएशन बनाएंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होना आपका ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन बनने के लिए तब 2022 सितंबर के बाद नवंबर में हमने एसोसिएशन बना लिया था और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वहाँ पे चूज़ किया था। मुझे एज ए ऑल लद्दाख गोवा एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी मुझे चूज़ किया गया था, वहाँ पे सिलेक्ट किया गया था। तब से हमने रजिस्ट्रेशन का हमने प्रोसेस शुरू किया था और 1 साल के अंदर रजिस्टर्ड हो के अभी ऑल लद्दाख गोवा एसोसिएशन ले के नाम से सोसाइटी रजिस्टर हुआ है। तब से लेके इस गोवा के काम काज को यूटी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन इम्पोर्टेंस बहुत दे रहा है। और जी। इसके लिए आजकल जो आंदोलन चल रहा है 6 शेड्यूल स्टेटहुड का, वो भी महत्वपूर्ण होगा। एपेक्स और केडिया का तो हम मेंबर हैं गोवा एसोसिएशन, उनको तो गोवा के बगैर उनका काम चलेगा नहीं है, क्योंकि एपेक्स और केडिया को कम्युनिटी चाहिए। कम्युनिटी का हेड तो हम हैं, तो हमसे अगर हमें पूछता है पहले वो लोग, हमसे परमिशन ले लेंगे कि कब आप लोग कम्युनिटी को आप इन्फॉर्म करके आप लोग बुलाएंगे, तो काफ़ी रोल अदा करता है। मेरे ख्याल से नंबर 1 जो है वो गोवा का रोल ही उसमें एपेक्स और केडिया में जो है सबसे की रोल जो है वो गोवा का है। अच्छा, और लेकिन मान लीजिए 6 शेड्यूल स्टेटहुड का डिमांड नहीं मिला तो गोवा के सिस्टम को भी कुछ खतरा है क्या?
अब इसमें ऐसा है ना आशीष, 6 शेड्यूल की बात हम कर रहे हैं, हम सेफ गार्ड चाहते हैं लद्दाखी लोग। हमारे जो कॉमन लैंड्स है, जो पहाड़ है, यहाँ पे भी है, हमारे गांव में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है यहाँ पे। यहाँ हमारे गांव के पास एक है कोयल माइंस यहाँ पे है, यहाँ पर मेटल माइंस है, बहुत सारे मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। तो उसको अगर सेफ गार्ड नहीं मिलेगा तो कल तो बोलेगा कि आपका ज़मीन नहीं बनता है, आपसे हमसे छीनेंगे वो लोग ज़बरदस्ती। अब जब सेफ गार्ड हमें मिलेगा तो बचाए रखेगा ना वो जी। जिस तरह से हम नागा में गया था, मुझे चांस मिला था नागालैंड जाने का। नागालैंड में 371A था, तो तब से बोलता है कि उन अपने इलाके को बचाए रखा है उन्होंने, गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं था। और जो गोवा सिस्टम को वो लोग बोलते हैं कौंसिल चेयरमैन का की रोल वहाँ पे है, सब कुछ दरवामदार कौंसिल चेयरमैन पे है वहाँ पे, और अच्छा पावर है उसमें। मुझे लगता है कि यहाँ पे गोवा का सिस्टम और आप जैसे गोवा जो अच्छा बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उससे मैं पूरे ये देश को समझ- प्रेरणा मिल सकती है। जी, थैंक यू वेरी मच, ये अच्छा सवाल पूछा है। मैं ये चाहता हूँ कि अभी लद्दाख के कुछ गाँवों में, कुछ गाँवों में, ज़्यादातर नहीं बोलूँगा, कुछ गाँवों में अभी रोटेशन पे गोवा सिस्टम को लगाया है। मैं कहता हूँ कि हमने कम्युनिटी में भी और गैदरिंग्स में भी मैंने चर्चा किया है, जहाँ तक हो सके आप लोग मेहरबानी करके अपने गाँव के जाने माने एक्सपीरियंस्ड एजुकेटेड और जो अच्छे ऑनेस्ट बंदे को आप लोग चूज़ करो अपने गाँव को चलाने के लिए। एक गोवा, एक मतलब समझो रोटेशन पे गोवा नहीं होना चाहिए, सेलेक्टेड गोवा होने की बहुत ज़रूरी है। और महिलाएं भी होनी चाहिए। महिलाएं, हाँ वो तो है, ज़माने के हिसाब से अभी तो पुरुष और महिला का कोई डिफरेंस नहीं रहा है, हम वेलकम करते हैं। जिस तरह से आपने देखा है कल रिसेंटली वहाँ पे वुमेंस के लिए वहाँ 33% रिजर्वेशन रखा है। तो हिल काउंसिल में भी जब यहाँ इलेक्शन होंगे अक्टूबर नवंबर में, तो 8 महिलाएं काउंसिलर्स होंगे, जो 24 सीटों में से 33% के हिसाब से 8 महिलाएं काउंसिलर बनेंगी। इस तरह से जो गोवा का सिस्टम है, गोवा तो अभी तक मतलब कि फीमेल को एज ए गोवा का चार्ज नहीं सौंपा है। हो सकता है कि अगर कोई महिलाएं जो एजुकेटेड होंगे, जो मेल की तरह अगर काम करने वाले मिलेगा गाँव को, तो हो सकता है एक ज़माना आएगा महिला भी गोवा बन के सर्विस करेगी गाँव की। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. सोबदानले जुले। थैंक यू आशीष, थैंक यू। फिर से एक बार आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड, अपने ओल्ड ट्रेडिशंस कस्टम से रिलेटेड हमसे सवाल पूछा, और हमें बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ें जो है और आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो जनरेशन्स के लिए, तो ये रिकॉर्ड रहेंगे, और जो हमने काम किया है वो जानेंगे कि बीते हुए दिनों में हमारे गाँव में ऐसे लोग भी आए थे सर्विस करने के लिए। तो शुक्रिया, थैंक यू।